हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयंक लॉहलिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी एपीयू का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। आप में से जो लोग भी मेहनत से पढ़ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है उन्होंने इस एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया होगा। आगे आपके सामने होपफुली जल्दी आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो है यूपी पीसीएस जे की अपॉर्चुनिटी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी नई जगह पहुंचने के लिए, जिस जगह को आप नहीं जानते हैं वहां पहुंचने के लिए आपको मैप का सहारा लेना पड़ता है। वैसे ही यूपी पीसीएस की इस अपॉर्चुनिटी को क्रैश करने से पहले आपको अपना ये जीपीएस या ये सिलेबस आपको अपने दिमाग में डाउनलोड करना होगा, जिससे कि आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचे। तो चलिए यूपी पीसीएस के नए सिलेबस को, जिसको हाल ही में बदला गया है, एक नज़र देखते हैं और समझते हैं कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है। प्रिलिमिनरी में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल नॉलेज का और दूसरा पेपर होता है लॉ का। जनरल नॉलेज का पेपर जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है और टाइम ड्यूरेशन इसमें 2 आवर्स मिलते हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाता है उसको समझते हैं। कम्युनिकेशंस एंड स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए किस कंट्री ने अपनी नई सैटेलाइट लॉन्च करी, या नासा ने अपना कौन सा नया मिशन, या इसरो का कौन सा नया मिशन है, या इंजन से रिलेटेड जैसे क्रायोजेनिक इंजन्स है उनसे रिलेटेड, कम्युनिकेशंस और स्पेस से रिलेटेड बेसिकली इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा करंट इश्यूज़ ऑफ नेशनल एंड सोशल रिलेवेंस, नेशनल रिलेटेड इश्यूज़ जो भी करंट अफेयर्स में चल रहे होते हैं, प्लस सोशली रिलेवेंट होते हैं जो इश्यूज़, वो भी इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद जो स्टैटिक जीएस होता है उसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर से क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं लिखा है, तो हम सिलेबस से समझ रहे हैं कि हिस्ट्री इसमें लिखा हुआ है। तो हिस्ट्री में इसमें आपकी एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री हो गई। और ज्योग्राफी में लिखा है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो हमारा फोकस जो रहेगा वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को समझने में रहेगा, और हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। एंड देन उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चंस आएंगे, और इंडियन पॉलिटी, एंड देन आफ्टर इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल अफेयर्स जो कि करंट इंटरनेशनल अफेयर्स चल रही है उनके बारे में, और इंस्टीट्यूशंस जैसे कि WHO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, जैसे कि अभी श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस है तो बेल आउट पैकेज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देगी। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इंटरनेशनल अफेयर्स और इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैसे भी इंटरनेशनल अफेयर्स और इंस्टीट्यूशंस जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है वो भी थोड़ा बहुत हमारे इसमें जो लॉ का पेपर है प्रिलिमिनरी उसमें पूछा जाता है। तो इंटरनेशनल अफेयर्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद जो लास्ट में है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हालांकि कम्युनिकेशन एंड स्पेस भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है, लेकिन उन्होंने सेपरेटली लिखा है कम्युनिकेशन एंड स्पेस। इसका मतलब है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आपको स्पेस और कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चंस मिले उनको ध्यान से पढ़िएगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी सेपरेटली लिखा हुआ है, तो इसमें ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम आते हैं मेन पेपर पे, यानी हमारा पेपर 2 जो कि लॉ का पेपर है। इससे पहले हमने ये समझा था कि जो पेपर 1 है वो 150 मार्क्स का है और टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स है। वहीं दूसरी तरफ जो पेपर 2 है वो लॉ का है और इसमें 300 मार्क्स का पेपर है और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स है। यानी कि ये जो पेपर है वो 300 मार्क्स का है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से लॉ आपको तैयार करने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है CPC यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड, एंड उसके बाद आता है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एंड देन इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैंने आपको पेपर 1 में बताया था कि वहाँ इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ उसका जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे भी दे रखा है इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशंस में। एंड देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप GS के सेक्शन में पॉलिटी से भी कोरिलेट कर सकते हैं। हालांकि पॉलिटी का पोर्शन लिमिटेड होता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे डिपेंडेंट है, तो हमें इसको अलग अलग करके देखना होगा। उसके बाद जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट है जो आपका कोर लॉ है, एंड देन इंडियन पीनल कोड। उसके बाद लॉ ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत कम स्टेट्स में पूछा जाता है, लेकिन यूपी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम्स में डेफिनेटली क्वेश्चंस ज्यूरिस्प्रूडेंस के आएंगे। उसके अलावा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन आफ्टर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और उसके साथ साथ करंट इंटरनेशनल अफेयर्स। करंट इंटरनेशनल अफेयर्स की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई है आपको ये समझना है। करंट इंटरनेशनल अफेयर्स यहाँ पे भी दे रखा है, और करंट इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो आपका पेपर 1 में भी दे रखा है।
तो यानी कि करंट इंटरनेशनल अफेयर्स इंपॉर्टेंट पोर्शन है। उसके अलावा ये सारे जो लॉ के पोर्शंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, CPC, CRPC, इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, लॉ ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स। एक बात और हमें समझनी है कि प्री के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ये हमें यहाँ पे समझ के चलना है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है। पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सही हो। अगर वो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की, जो कि किसी भी जुडिशरी एग्जामिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ये भीड़ कम करता है, लेकिन यूपी जैसे बड़े स्टेट में मेंस एग्जामिनेशन में भी कंपैरेटिवली अगर वैकेंसी को देखें और जो लोग मेंस एग्जाम दे रहे होते हैं उन्हें देखें तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। तो मेंस की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि मेरा आपसे एक अनुरोध है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस एग्ज़ाम को सीरियसली देना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपने इनिशियल स्टेज में हैं, तो प्लीज़ मेंस एग्जामिनेशन से अपनी तैयारी शुरुआत करिएगा। सबसे पहले आंसर राइटिंग शुरू करिएगा, उसके बाद आप स्क्रीनिंग टेस्ट की तरफ बढ़िएगा। क्योंकि अगर आपको मेंस के लिए जब आप एग्ज़ाम देते हैं और आप सोचेंगे कि आप उस टाइम ब्रैकेट में पढ़ लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हार्डली 40 या 45 डेज़ मिलते हैं, मैक्सिमम 60 डेज़ मिल सकते हैं मेंस के लिए। उतने में आपका जो लॉ का पेपर है और जो लैंग्वेज का पेपर है, उसके साथ साथ जीके का भी जो पेपर है वो तैयार कर पाना एक बड़ा टास्क हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें मिक्सड अप हो जाती हैं। तो मुझे लगता है वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप पहले से इन चीज़ों को सेटल करते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंस एग्जामिनेशन के जो पेपर सब्जेक्ट है उनसे हम समझते हैं कौन कौन से पेपर है। तो मेंस एग्जामिनेशन में भी रिसेंटली बहुत बड़ा चेंजेस आए थे, यानी कि जो लैंग्वेज पेपर थे उनको 2 पेपर में डिवाइड कर दिया गया था। इसके साथ साथ जो लोकल लॉ में एक बड़ा चेंज किया गया था। लोकल लॉ में जो चेंज है वो बेनिफिशियल है हमारे लिए, और लैंग्वेज पेपर में जो चेंजेस हैं उसको हमें समझना होगा कि वो क्या चेंजेस है। चलिए अब समझते हैं कि जनरल नॉलेज में मैक्सिमम मार्क्स 200 की जनरल नॉलेज के पेपर होंगे। जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है इसमें आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ऑब्लिटरी, करंट अफेयर्स, इन सबसे रिलेटेड पर्सन इन द न्यूज़, इन सबसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने सलमान रश्दी के साथ अभी एक मिसहैपनिंग हुई थी, तो इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया पर्सन इन द न्यूज़ सलमान रश्दी, तो उसके बारे में आपको लिखना है। अगर आपने कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स जो चल रही है उसके बारे में अगर आपके पास नॉलेज है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस ट्रेडिशनल नॉलेज जैसे कि हिस्ट्री और पॉलिटी के बारे में भी थोड़ी होना आवश्यक है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के भी आए हैं, लेकिन मेजॉरिटी बार अगर ट्रेडिशनल जीके पूछा गया है तो वो हिस्ट्री और पॉलिटी का पूछा गया था। लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप ट्रेडिशनली थोड़ा तैयार करना चाहते हैं तो आप पॉलिटी के लिए तो आपकी वैसे भी तैयार होगा, लेकिन हिस्ट्री के लिए अगर आप एनसीईआरटीज़ को वक्त दे सकते हैं, एनसीईआरटीज़ को टाइम दे सकते हैं, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की अगर एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर लें तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर दिस पेपर। वैसे तो मुझे नहीं लगता इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। करंट अफेयर्स का पोर्शन इसमें सबसे ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी सेफर साइड में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हालांकि मैं पूरी की पूरी जो स्ट्रैटेजी वीडियो है उसको अलग बनाऊंगा। अगर आप में से कोई भी मुझसे रिक्वेस्ट करेगा या अगर आप चाहते हैं अलग वीडियो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली इसके बारे में पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगा जिसमें जीएस को कैसे कवर करना है उसके बारे में एक एक पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, आइए अब बात करते हैं हमारे पेपर 2 की, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर की। पहले पेपर 2 और ये पेपर 3, यानी कि जो लैंग्वेज का पेपर और जो ट्रांसलेशन का पेपर है वो 2 पेपर में डिवाइड हो गया है। अब इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में हमें ऐसे राइटिंग करना है इंग्लिश में, जो कि 50 मार्क्स का है। ये सबके लिए कंपलसरी है, जो आप हिंदी मीडियम के हैं, आप इंग्लिश मीडियम के हैं, उससे मतलब नहीं है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है उसमें इंग्लिश में 50 मार्क्स कैसे लिखना है, और इंग्लिश प्रेसी राइटिंग लिखनी है 30 मार्क्स से, और ट्रांसलेशन होगा 20 मार्क्स का, जिसमें जो पैसेज होगा वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यानी कि इंग्लिश वाले पेपर में हिंदी में पैसेज आएगा और आपको उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, जो होगा 20 मार्क्स का। और इंग्लिश प्रेसी राइटिंग होगी 30 मार्क्स की और ऐसे राइटिंग होगी 50 मार्क्स की। ठीक, वहीं अगर आप हिंदी लैंग्वेज का पेपर देखें पेपर 3, तो हिंदी लैंग्वेज में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 का पेपर होगा। इंग्लिश लैंग्वेज भी जो है वो 100 मार्क्स का पेपर था। बाकी सारे 200 मार्क्स के पेपर हैं, लेकिन लैंग्वेज के जो पेपर हैं इंग्लिश और हिंदी, इनको 100 मार्क्स का डिवाइड किया गया है।
इसमें जो ऐसे लिखना है वो सबको हिंदी में लिखना है 50 मार्क्स का, प्रेसी राइटिंग 30 मार्क्स की, और ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ये 20 मार्क्स का है। जो पेपर यहाँ पे इंग्लिश वाले में है जैसा वैसा ही सिमिलर पेपर हिंदी के लिए है। तो इसमें कुछ अलग करना नहीं है। इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में लिखने की प्रैक्टिस करनी है और हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में अच्छी लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और जिनके दोनों ही मीडियम अच्छे हैं उनको और अच्छी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि ये दोनों पेपर में वो ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकें। उसके बाद आता है हमारा पेपर 4, और ये लॉ का पहला पेपर है, सब्सटैंटिव लॉ का पहला पेपर है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें अगर आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, हिंदू लॉ है, मोहम्मदन लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, लॉ ऑफ पार्टनरशिप है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ इक्विटी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट एंड ईजमेंट। ये पूरा का पूरा पेपर 4 का पोर्शन है, इसको आप देख सकते हैं, और ये भी 200 मार्क्स का है। इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन में हमें पेपर 5 यानी कि लॉ का सेकंड पेपर जो है उसके बारे में समझना है। लॉ का सेकंड पेपर जो है, जो अभी हमने देखा लॉ का पेपर फर्स्ट, वो सब्सटैंटिव लॉ से रिलेटेड था, और ये प्रोसीजर एंड एविडेंस से रिलेटेड है। इसमें कौन कौन से पेपर आते हैं, इसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड लॉ ऑफ एविडेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग। प्रोसीजर लॉ में इतना ही आता है, इतना पूछा जाएगा। इसका भी जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 मार्क्स का पेपर होगा ये। एंड देन उसके बाद जो आपका लॉ का थर्ड पेपर है वो रिलेटेड है पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉज से। ठीक, इसमें जो पीनल लॉ का जो है आईपीसी जो है वो 50 मार्क्स का कंपलसरी पूछा जाएगा। ये 50 मार्क्स का कंपलसरी आईपीसी पूछा जाएगा। उसके अलावा जो बाकी सारी जो लोकल लॉज हैं वो ये हैं, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953, यूपी पंचायत राज एक्ट, उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट, उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। 50 मार्क्स का कंपलसरी आएगा आईपीसी से। उसके अलावा रिमेनिंग 150 मार्क्स का आएगा आपका लोकल लॉज से। तो आपको ये बात समझनी है। ठीक, ये आपकी तैयारी से रिलेटेड जो आपके जो भी डाउट्स हो अगर सिलेबस से रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको मैं ये पूरा सिलेबस मेंस का समझा दूं, बिकॉज सिलेबस अभी रिसेंटली बदला है और बहुत से लोगों को नए सिलेबस के बारे में बहुत सा कन्फ्यूजन है। उम्मीद है कि आपका ये कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी है। आप में से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, तो आप में से कोई भी कुछ सजेशंस या कुछ जानना चाहता है तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हैं। दूसरा मुझे ये बताना था कि मयंक लॉहलिक यूपीपीसीएसजी के लिए इलाहाबाद और लखनऊ में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कराते हैं। अगर ऑफलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं इलाहाबाद और लखनऊ सेंटर के लिए स्पेशली, तो आप हमें बता सकते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यूपीपीसीएसजी मेंस स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए हम पेड टेलीग्राम ग्रुप शुरू करेंगे, जिसमें हमारा टारगेट सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को लेना है, जिसमें हम प्रिपरेशन कराएंगे यूपीपीसीएसजी मेंस से रिलेटेड। इस प्रोग्राम का नाम होगा मेंस मार्क्स एनहेंसमेंट प्रोग्राम। इसमें जो भी इसके कंडीशंस होंगे जुड़ने के लिए, उसको हम आपको कन्वे करेंगे बहुत ही जल्दी। एंड देन आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है, वो जीएस के सेक्शन से रिलेटेड है। अब हमारे चैनल पे जल्दी स्पेसिफिकली यूपीपीसीएसजी को टारगेट करने के लिए जीएस की वीडियोस भी आपको अवेलेबल होंगे, क्योंकि लास्ट एपीओ के पेपर में मुझे बहुत से डीएम्स आए थे, बहुत से मैसेजेस आए थे और बहुत से लोगों ने मुझसे बात करी थी। उसमें उन्होंने अपनी प्रॉब्लम जीएस से रिलेटेड बताई थी। और जीएस का जो सेक्शन था यूपी एपीओ में बहुत ज़्यादा मार्क्स का नहीं था, उसमें लॉ मेजॉरिटी में था, लेकिन यहाँ पे जीएस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपका जीएस सही नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको जीएस को भी उतना ही फोकस देना पड़ेगा जितना आप लॉ को फोकस दे रहे हैं। और जिनका जीएस अच्छा है, फॉर एग्जांपल कोई यूपीएससी या यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहा है या और सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका जीएस अच्छा है, तो उसके लिए भी एक मैसेज है कि आपको अपना लॉ भी अच्छा करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे बैलेंस लेके चलने की ज़रूरत है। ये नहीं कि अगर आपका जीएस अच्छा है तो आप कर लेंगे, आपका लॉ अच्छा है तो आप कर लेंगे। यहाँ दोनों सब्जेक्ट्स बैलेंस्ड पढ़े जाने चाहिए, दोनों में ही आप अच्छे होने चाहिए, तभी आप इसको बीट कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हमारे जीएस से रिलेटेड वीडियोस भी बहुत जल्दी आपको अवेलेबल होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड गिव अस अ थम्स अप। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।